हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, देख रहे हैं आप, तो सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, पसंद आए तो एक लाइक बटन बनता है ना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं कि बिहार में ढेर सारी वैकेंसीज निकली हैं दरोगा की, यानी एसआई, कांस्टेबल, इंटर स्तरीय, सीजीएल, एडीओ, स्टेनोग्राफर, सहायक परिचर। तो इन सब का एक समग्र बैच, ऑल इन वन बिहार बैच अवेलेबल हो चुका है शार्प लर्निंग ऐप पर, इस ऐप पर। ओके, और अगर आप अलग अलग भी तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार एडीओ का अलग बैच है, बिहार एसआई वो सुपर बिहार दरोगा बैच है आपके लिए, बिहार कांस्टेबल का अलग से बैच लॉन्च कर दिया गया है, बिहार इंटर लेवल का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है भर्ती की, उसके भी बैच आ चुके हैं। बिहार का जो सीजीएल है उसका टारगेट बैच भी अवेलेबल हो चुका है। मतलब कि अलग अलग बैच भी हैं और साथ में ऑल इन वन बिहार बैच है, और इसमें ये फ्री पाएँ करंट अफेयर्स का मेंबरशिप। ओके, तो 600 रुपीज़ मात्र प्राइस बढ़ जाएगा, तो पूरी तैयारी हो जाएगी। चाहे तो अलग अलग भी बैच ले सकते हैं या फिर समग्र तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बैच अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया है व्हाट्सएप का, चैट का। शुरू करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के शताब्दी वर्ष पर उसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने नया प्रतीक चिन्ह यानी लोगो जारी किया है। तो इसमें किस पेड़ के पत्तों की माला बनाई गई है? इसमें क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बरगद। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। और तो अजय कुमार हैं यूपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है और न्यूज़ भी लिखा है। आर्टिकल है मेनली कि 100 ईयर जो पूरे हुए हैं उसको लेकर। ओके, और ये रहे अजय कुमार। तो ये रहा नया लोगो यूपीएससी का, और इसको लॉन्च किया है अजय कुमार ने, डॉक्टर अजय कुमार जो यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 की हुई थी। ठीक है, 1926 को। और किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी, ये भी सवाल हो सकता है, होता है अक्सर एग्जामिनेशन में। तो ली कमीशन, ठीक है, लॉ नहीं, ली कमीशन था उसके ज़रिए। ओके, और भारत सरकार अधिनियम 1919 उसके प्रावधानों के तहत हुआ था। और तब से आज तक देश की जो सर्वोच्च योग्यता वाला जो नौकरी है, आईएएस, पीसीएस और भी एलाइड सर्विसेज हैं, उन सब की भर्ती का ये प्रमुख जो है ना वो संस्थान है। ओके, तो 1 अक्टूबर को अपनी शताब्दी वर्ष की उसने शुरुआत की है। 99 ईयर पूरे हो चुके हैं और अब 100वें वर्ष की शुरुआत अभी से हो चुकी है 1 अक्टूबर से। तो ये नया प्रतीक चिन्ह यानी लोगो जारी किया गया है। तो ये जो लोगो है ना, उसके केंद्र में ये राष्ट्रीय चिन्ह देख रहे हैं आप। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है और जो राष्ट्र की सेवा का अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसके चारों ओर, एक तो बीच में यूपीएससी लिखा हुआ है, इसके चारों ओर ये माला सी बनी हुई है। ये बरगद के पत्ते की माला है बताया जा रहा है, जो कि ज्ञान और धैर्य का प्रतीक के तौर पर है ये। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ। ओके, नीचे की ओर क्या लिखा है? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये अंकित है, जो कि उसकी जिम्मेदारी, कर्तव्यनिष्ठा, उन सब के बारे में बताता है। तो शताब्दी वर्ष शुरू हो चुका है, और इसके साथ में ये अब यही लोगो दिखेगा आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर, उसके डॉक्यूमेंट्स में। और एक और लोगो, शताब्दी लोगो भी जारी किया गया है। शताब्दी लोगो इस तरह का है। ठीक है, 1 ये 0 तिरंगे टाइप का, और फिर ये लोगो लगा दिया है गोल सा, तो ये 100 इसका प्रतिनिधित्व करता है ये। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एक और बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी ने एक प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया है, क्या? माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। एक वेबसाइट लॉन्च की है, उसमें जो लोग भी उसका इंटरव्यू दे चुके हैं वो अपने बारे में, अपने उस याद को जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने, उसके बारे में लिख कर यहाँ पर जमा कर सकते हैं। दिसंबर तक का ये वक्त दिया गया है। कब तक है ये? 31 दिसंबर 2025 तक का वक्त दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश का अटॉर्नी जनरल पुनः किसे नियुक्त किया? फिर से किया है। अगर आपको पुराने नाम याद हैं तो फिर आंसर वही है। क्या है? आर
वेंकट रमणी, ठीक है, आर वेंकट रमणी, ये फोटोग्राफ है उनका। तो 1 अक्टूबर से अब अगले 2 साल तक के लिए फिर से वो अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार। इनका कार्यकाल जो है ना 30 सितंबर 2025 को समाप्त हो गया था, लेकिन फिर से इनको नियुक्ति दे दी गई है 2 साल के लिए। ओके, अच्छा, ये कब बने थे अटॉर्नी जनरल इस देश के? तो 2022 में बने थे, 1 अक्टूबर 2022 को। उस समय वक्त के वेणुगोपाल थे, उसके बाद इन्होंने जगह ली थी आर वेंकट रमणी ने। ओके, तो आर वेंकट रमणी के बारे में जान लेते हैं। सीनियर एडवोकेट हैं, 16वें अटॉर्नी जनरल बनाए गए थे, तमिलनाडु से हैं। 1977 में वो वकील बने थे, 1979 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी, 2010 में लॉ कमीशन का मेंबर उनको बनाया गया था, और फिर 16वें वो अटॉर्नी जनरल बने थे 2022 में, और 2025 में 1 अक्टूबर को उनको फिर से नियुक्ति की गई है। अब अटॉर्नी जनरल के बारे में जो संविधान में कुछ बातें हैं वो भी चर्चा कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आते हैं तमाम एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 उसके अनुसार भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, एजी, वो भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है और कानूनी मामले में केंद्र सरकार को सलाह देता है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, भारत सरकार का पक्ष वो रखता है, और उनके अंडर में सॉलिसिटर जनरल होते हैं और भी कई होते हैं, तो वो सब भी इनके निर्देश पर ही वहाँ अपना पक्ष रखते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। ओके, एक खास बात यहाँ पर बताऊँ कि अटॉर्नी जनरल जो है ना, वो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में की कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं और वहाँ पर बोल सकते हैं। हालांकि अगर कोई वोटिंग हो रही है तो उस समय वोटिंग का अधिकार नहीं होता है लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन वो सारे विशेष अधिकार होते हैं, इम्यूनिटी होती है जो एक सांसद के पास होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पद है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे होती है? तो ये संवैधानिक पद है, और नियुक्ति जो है ना केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और निर्धारित समय या फिर राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद रहता है इनका। अटॉर्नी जनरल को कभी भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के एक आदेश से, और नियुक्ति के लिए ये जरूरी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए उनको, और उनको किसी भी भारतीय राज्य के हाई कोर्ट के जज के रूप में या एडवोकेट के रूप में 10 वर्ष पूरे किए हों, एडवोकेट के रूप में भी हैं तो भी, वो राष्ट्रपति की नज़र में एक विख्यात प्रख्यात न्यायविद भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो एक तरह से यहाँ रिवाइज हो जाता है आपका पॉलिटी में, जो पॉलिटी की क्लासेस होती हैं उसमें तो काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया जाता है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, एक तरह से आपका रिवाइज हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध गांधीवादी जी पारिक, उनका निधन हो गया 101 वर्ष की आयु में 2 अक्टूबर 2025 को। तो वो इनमें से क्या थे, क्या कहेंगे उनको? तो वो उपरोक्त सभी स्वतंत्रता सेनानी, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक और श्रमिक आंदोलनों के निर्माता नहीं को नेता कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थे, और ये रहा फोटोग्राफ इनका, ठीक है। श्रमिक आंदोलनों के नेता भी थे, ये रहा फोटोग्राफ। तो इनका जन्म हुआ था राजकोट में 30 दिसंबर 1924 को, और युवा अवस्था में ही जब वो यंग थे तभी भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। इस दौरान 10 महीने तक ब्रिटिश सरकार ने इनको जेल में भी डाला था, और वहीं पर जेल में ही मुलाकात हुई थी आचार्य नरेंद्र देव से। फिर संवाद हुआ, वैचारिक आधार बेहतरीन उनके बने, और पूरा जीवन उन्होंने गांधीवादी विचारों को लेकर और साथ में मजदूर आंदोलन को सशक्त बनाने और युवाओं को उसमें जोड़कर जमीनी स्तर पर समाजवादी जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसके बारे में चर्चा की, बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। तो काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे, इसलिए ये प्रश्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा यानी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो समीक्षा की है, तो अक्टूबर 2025 में तो रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। तो ये रेपो रेट कितना है? पहले से ये वही बरकरार रखा गया है, पिछले बार वाला ही। इसका आंसर होगा 5.5%, ठीक है, 5.5%। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि एमपीसी ने क्या किया, रेपो रेट को बरकरार रखा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसकी मीटिंग होती है हर 2 महीने पर, इसलिए इसको
द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा कहा जाता है। 2 महीने पर ही समीक्षा की जाती है। तो इसी मीटिंग में ये हुआ कि रेपो रेट को 5.5% ही रखा जाए। आरबीआई का कहना है कि महंगाई जो है ना वो काबू में है, इसलिए रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया। अब सवाल ये होगा कि रेपो रेट आखिर होता क्या है। ये तो गवर्नर है, ठीक है, आरबीआई के। सवाल यहाँ पर होगा कि रेपो रेट होता क्या है। तो इसको आसान भाषा में आप समझिए कि आप जब बैंक के पास जाते हैं ना कर्ज लेने के लिए, तो बैंक उस पर ब्याज लगाता है आप पर। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ये रकम कहाँ से लेते हैं? जनता से लेते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह आप जो करते हैं उसके ज़रिए, और बहुत सारी रकम उसको उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से मांगता है। ठीक है, ये जो है ना आरबीआई से मांगा तो ये आरबीआई उसको रकम देता है। तो ये जो रकम है ना उस पर आरबीआई ब्याज लेता है और उसी को कहते हैं रेपो रेट। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है और वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, वो आरबीआई को दे देता है और आरबीआई भी उस पर इंटरेस्ट देता है। मतलब अगर यहाँ से इधर गया तो फिर इसको इंटरेस्ट देना है, और उधर से इधर जमा करने के लिए आया तो इसको भी इंटरेस्ट देना है। तो अगर बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट, उस पर जो ब्याज मिलता है बैंक को। और आरबीआई अगर बैंक को देता है पैसा तो उसको आरबीआई को जो ब्याज मिलता है उसको कहते हैं, जिस दर पर दिया जाता है इसको, वो कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार एग्जामिनेशन में सवाल हो चुके हैं कि आरबीआई के पास ऐसा क्या टूल है जिससे वो महंगाई से लड़ता है, लड़ने का जो शक्तिशाली टूल क्या है, तो वो है रेपो रेट। ठीक है, देखिए जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तब आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है और उससे इकॉनमी में, अर्थव्यवस्था में मनी का जो फ्लो है उसको कम करने की कोशिश करता है। जब बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होता है, यानी रेपो रेट कम रहता है, तो अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। तो लोग भी जाते हैं कि हमके रकम चाहिए, हमें लोन चाहिए। लेकिन अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, यानी ये जो लोन है वो महंगा हो गया, जब यहाँ से महंगा जाएगा यहाँ पर, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा ब्याज के साथ ये लोन बांटेगा। ऐसे में क्या होगा, जब ये लोन महंगा होगा तो जनता क्या करेगी, जनता कहेगी नहीं अभी नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारा ब्याज हमें देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो हतोत्साहित किया जाता है। इससे क्या होता है, मार्केट में जो मनी है उसका फ्लो जो है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से मौद्रिक नीति के ज़रिए आरबीआई ने वो महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। देखिए महंगाई को कंट्रोल करने की जो क्षेत्राधिकार है वो केंद्र सरकार के पास में है, लेकिन प्रमुख दायित्व वो आरबीआई के पास है। आरबीआई क्या करता है, यही रेपो रेट के चक्कर में डाल कर महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ओके, तो अभी इस वक्त जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है, संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है, और जो गवर्नर होते हैं ना आरबीआई के, वही मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति यानी हाई लेवल कमेटी ने कितने राज्यों के लिए 4645.6 करोड़ रुपए के आपदा शमन, पुनर्वास और पुनर्निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है? इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा, काफ़ी राज्य, 9 राज्य हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी असम, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सब हैं और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द इकोनॉमिक्स टाइम्स में। ओके, तो ये तय हुआ है 1 अक्टूबर को। गृह मंत्रालय के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी थी और उसी ने ये फैसला किया है। ओके, तो आपदा शमन मतलब क्या हुआ, शमन का मतलब बचाव, जैसे फायर ब्रिगेड होता है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको अग्निशमन। ठीक है, यानी रोकना, जो आग लगी है उसको रोकना। इसी तरह से ये हो गया आपदा शमन, यानी जो आपदा जो आने वाली है या आ रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना। फिर आपदा आ गई तो पुनर्वास करना, जो लोग हैं उनको पुनर्वास, और पुनर्निर्माण परियोजना, पुनर्निर्माण करना है। इसके लिए ये रकम जो है ना वो दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, उसके द्वारा जो एक कमेटी है वो किया है। और ये जो रकम है ना राष्ट्रीय आपदा शमन कोष है,
NDMF, तो उसके उसके द्वारा ये दिया जाएगा। कुछ रकम जो है ना वो राज्यों को भी अपना लगाना पड़ेगा। ओके, ये क्लियर होगी बात। इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? गृह मंत्री अमित शाह हैं। और इस समिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री कृषि मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो भी होते हैं। ओके, और इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आपदा लचीला भारत है ना, डिजास्टर रेजिलियंट इंडिया, तो उस दृष्टिकोण को मजबूत करने के उद्देश्य से ये किया जाता है। ओके, तो ये की इम्पॉर्टेंट बात यहाँ कुछ लिख दी गई है। प्रमुख परियोजनाएं क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं जो इसमें अभी जो फैसले किए गए हैं। उसमें एक तो ये है, असम में वेटलैंड का पुनरुद्धार और पुनर्जीवन, इस पर 692.05 करोड़ रुपए का खर्च होगा और केंद्र सरकार करीब 75% हिस्सा खर्च करेगी। इसमें होगा ना ये है पहले वाले में कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो प्रणाली है ना उसके 9 जिलों में 24 वेटलैंड्स को बहाल किया जाएगा और इससे बाढ़ भंडारण क्षमता बढ़ेगी और जलीय जो पर्यावरण है उसकी रक्षा होगी, मछली पालन ये सब बढ़ेगा, इससे आर्थिक विकास होगा। अब होता क्या है ना, ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना वो आती है तो असम में बहुत बड़े बाढ़ ला देती है। तो फिर ये तय किया गया जो वेटलैंड है, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, पोखर तालाब इस तरह के बड़े बड़े, तो ऐसे बनाए जाए ताकि अगर बाढ़ आती है तो पानी वहाँ चला जाए, वहाँ चले जाए। ओके, तो इससे जो बाकी जगह वहाँ पर बाढ़ का नुकसान ना हो। ओके, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला है शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम चरण 2 है। ओके, तो इस पर 2440 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होगा और ये जो इसका कवरेज 11 शहरों में, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम, इंदौर और लखनऊ, तो इन शहरों में जो जनसंख्या बढ़ी है तो और जो निर्माण वगैरह हुए हैं, बाढ़ के खतरे बढ़े हैं। ठीक है, तो उन सब को कैसे रोका जाए, चेतावनी प्रणाली कैसे होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ना वो तय की गई हैं। अगला क्या है? पुनर्वास और पुनर्निर्माण परियोजनाएं। जैसे असम में 2022 की जो बाढ़ आई थी, भूस्खलन हुआ था, तो उस पर काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसके लिए कुछ फंडिंग वगैरह वो दी गई है। केरल में 2022 में बाढ़ आई थी बहुत बड़े पैमाने पर। 2024 में पिछले साल जो वायनाड में भूस्खलन हुआ था उसमें पूरा गांव तबाह हो गया था, बिल्कुल साफ़ हो गया था, तो उसको लेकर फंड दिया गया ताकि वहाँ फिर से रीडेवलपमेंट हो सके। ठीक है, कुछ अन्य भी परियोजना हुई है जैसे ग्लेशियर झील विस्फोट, उन सब के लिए सिक्किम में जो है ना वो मतलब इससे पहले फंड दिया गया है। वो भी है कि ग्लेशियर्स जो है ना वहाँ पर जो झील बनी हुई है वो फट जा रहे हैं, उसकी वजह से नुकसान हो जा रहा है। तो सिक्किम में जो हुआ था नुकसान पिछले साल की बात है। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने का काम और उस पर निगरानी रखने के लिए ये सब खर्चे वगैरह किए जाएंगे। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन था जो आपने जाना। ओके, पर्यावरण, आपदा, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आप बढ़ते जा रहे हैं, पर्यावरण से रिलेटेड, आपदा से रिलेटेड। ठीक है, तो सरकार ये चाहती भी है कि सवाल इससे पूछे जाएं, जागरूकता बढ़े। तो ये सब जानेंगे तो सवाल के जवाब आप अच्छी तरह से दे पाएंगे और कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन कौन है इसमें? तो देखिए 2 है। एक क्या है? सहज समृद्ध, एक पहल है, तो उसका जो नेतृत्व करते हैं N देव कुमार, तो इसको मिला है और लेने वाले ये हैं। दूसरे वीरप्पन नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको मिला है। ठीक है, तो ये 2 जो है ना वो विजेता हैं। तो ये जो पुरस्कार है ना वो अभी MS स्वामीनाथन के 100वें वर्ष समारोह के दौरान सितंबर में ही दिया गया, सितंबर 30 या 31 सितंबर को दिया गया और ये पुरस्कार का 31वां संस्करण था। ठीक है, तो पहला जो अवार्ड मिला है वो मैसूर के सहज समृद्ध, उसको दिया गया है। वो क्या करता है ना, वो N देव कुमार के नेतृत्व में भारत की जो पारंपरिक कृषि पद्धति है, देशी फसल किस्में है, तो उन सब को बढ़ावा देना, जैव विविधता, उसके संरक्षण को लेकर एक जन आंदोलन जैसा चल रहा है, तो वो एक संगठन है, उसको दिया गया है। और दूसरा जो पुरस्कार दिया गया है वो 60 वर्षीय, ये देख रहे हैं आप, वीरप्पन है। वो वीरप्पन नहीं, एक वीरप्पन डकैत थे, और ये वीरप्पन है जो कि पर्यावरण के लिए
बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मछुआरों के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये पर्यावरण संरक्षण इन सब के काम करते हैं। उनकी टीम जो है ना कीचड़ में रहने वाले जो केकड़े हैं उसका प्रचार प्रसार कैसे हो इसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, मछली पालन कैसे हो इन सब की का प्रशिक्षण देते हैं। तो इकोलॉजी में इनका बहुत ही उसको मेंटेन रखने में बेहतरीन योगदान है, तो इसके लिए ये अवार्ड जो है ना वो दिया गया है। ओके। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में आप तो जानते ही हैं, भारत के महान कृषि वैज्ञानिक हैं और पिछले साल ही उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? वृद्धजनों का दिवस कहिए तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाले वृद्धजन, हमारी आकांक्षाएं, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार। ये जो है ना इस बार की थीम जो है ना वो रखी गई है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने ही इसको 14 दिसंबर 1990 को घोषित किया था और पहली बार ये मनाया गया था 1991 में, ठीक है। 1 अक्टूबर को हर साल ये मनाया जाता है। उद्देश्य यही कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अधिकार, उनके कल्याण, गरिमा, इन सब की रक्षा हो सके, समाज में उनके योगदान की पहचान हो सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, वृद्धजन बुजुर्गों की बात हो रही है तो उसको लेकर जो सरकार की नीतियाँ हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, सरकार ने उनके लिए, बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति बनाई हुई है, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स बनाई हुई है। और इसके साथ ही सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लागू है, जो कि वृद्धजनों के भरण पोषण और अधिकार को कानूनी गारंटी देता है। जो भी बुजुर्गों की मतलब परिवार में अपने बुजुर्गों की सेवा या उनकी देखभाल नहीं करेगा ना, तो वो उस संपत्ति से बेदखल भी हो सकता है। ये बहुत कठोर कानून बनाए हुए हैं क्योंकि बुजुर्गों की ज़्यादातर, मतलब बहुत ज़्यादातर नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना परिवारों में उतना सम्मान नहीं मिलता है। तो इस वजह से ये सब कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, गौर कीजिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न करने के मामले में भारत जो है ना वो दुनिया में किस स्थान पर है, जिसने 2025 में 22 लाख टन अनुमानित ई कचरा जो है ना उत्पन्न किया है? आंसर क्या होगा? तीसरा, ठीक है, तीसरा। चीन है नंबर 1, उसका फिर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर भारत है। देखिए मामला ये है, एक तो न्यूज़ देख ली, न्यूज़ नहीं, एक पूरा आर्टिकल है इस पर, ठीक है, काफ़ी शानदार ढंग से इसमें दिया गया है। द हिंदू में अक्टूबर 3 अक्टूबर को ये प्रकाशित हुआ है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए भारत में क्या है कि तेज़ी से डिजिटल क्रांति हो रही है। हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में लैपटॉप धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है, टैबलेट पहुंचता जा रहा है। ओके, तो इसी के साथ क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी बड़ी मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है उसके कचरे में, क्योंकि हम एक फ़ोन ले रहे हैं और दूसरा हटा रहे हैं, और कई बार तो ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, नाले में फेंक दे रहे हैं, कचरे में फेंक दे रे हैं। उससे क्या हो रहा है? पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को बहुत गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बात है, द हिंदू ने इस पर जो लिखा है उसके अनुसार भारत में कितना 2.2 मिलियन मेट्रिक टन यानी 22 लाख टन ये ई कचरा उत्पन्न होता है। उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर अमेरिका है, यानी सेकंड स्थान पर, वहाँ पर 3.2 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है। और पहले स्थान पर कौन है? वो चाइना है, 5.3 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न होता है। ओके, और भारत में जो ई कचरा है ना, अगर आप देखेंगे 2017 से डेटा इसमें नहीं रखा गया है, चलिए 2017-18 से लेकर 2023-24 तक में 151% तक ई कचरा बढ़ गया है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में क्या है ना, जो बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं? अधिकांश जो ई कचरा है 60% से अधिक वो 65 प्रमुख शहरों से आता है, जैसे कि दिल्ली का सीलमपुर हो गया, मुस्तफ़ाबाद हो गया, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद हो गया, महाराष्ट्र का भिवंडी हो गया। और ई कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र का जो प्रभुत्व है वो 95% है।
ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर कबाड़ी वाले, स्क्रैप डीलर, झुग्गी आधारित जो वर्कशॉप है, वहाँ पर असुरक्षित ढंग से कचरे को वहाँ निपटाया जाता है, रिसाइकिल करने की कोशिश की जाती है। ओके, बहुत कम ही रजिस्टर्ड हैं जहाँ पर सही से रिसाइकिल किया जाता है। तो होता ये है कि जब अनौपचारिक तरीके से मैनुअली इसको डिसमेंटलिंग किया जाता है, चिप्स को खुले में जलाया जाता है, एसिड से उसको एसिड डाला जाता है, लिंचिंग की जाती है, तो उससे कचरा जो है ना वो नालों, नदियों, इन सब में पहुंचता है। और इसमें जो जहरीले पदार्थ हैं जैसे लेड है, कैडमियम है, मरकरी है, क्रोमियम है, ब्रोमिनेटेड है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो उससे निकलता है और उससे सेहत को नुकसान पहुंचता है, वहाँ की आबादी को नुकसान पहुंचता है। और आर्थिक नुकसान जो है ना इस देश का $10 बिलियन से भी अधिक है। जल प्रदूषित होता है, ठीक है, वायु प्रदूषित होता है, मिट्टी प्रदूषित होती है, सामाजिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, स्वास्थ्य का जोखिम भी बहुत बड़ा है। ई कचरे से जो है ना खासतौर पर महिलाएं और बच्चे, ये सब पर बहुत ज़्यादा श्वसन, मतलब सांस की जो बीमारियां हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, लगातार खांसी, वो सब समस्याएं जो है ना वो बढ़ती जा रही है। और लेड, मरकरी और कैडमियम अगर होगा तो फिर न्यूरोटॉक्सिक जो है ना असर मस्तिष्क पर होगा, बच्चे का IQ कम होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सोचिए ना कि जब 95% तक इतने अनौपचारिक रूप से ये काम हो रहा है, उसके प्रोसेस का काम हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ सही ढंग से उसमें जो गोल्ड है और जो बहुत सारे पदार्थ हैं जिसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो नहीं निकल पाता है, वो ऐसे ही फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना इन सब चीज़ों से नुकसान है। और ये ई कचरा को लेकर एग्जामिनेशन में प्रश्न हो सकते हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, UPSC हो, स्टेट PC हो, इन सब में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इससे इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है UPSC या स्टेट PCS के प्रीलिम्स में कि भारत में ई कचरा उत्पादन 17-18 से 23-24 तक 151% बढ़ गया है, जो मैंने आपको बताया। तो इस वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं, इस तरह से सवाल आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक क्या है, एक ए, डिजिटल उपकरणों और स्मार्टफोन की बढ़ती खपत। हाँ बिल्कुल ये है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं। अनौपचारिक कचरा वसूली प्रणाली का प्रभुत्व, तो ये बढ़ोतरी है, तो उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ई कचरा प्रबंधन नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन, नहीं। इसका जो सही प्रासंगिक आंसर होगा ये होगा, डिजिटल उपकरणों का हम मतलब जितनी तेज़ी से हम इस्तेमाल करें उतनी तेज़ी से हम फेंक भी रहे हैं। जो फेंक रहे हैं तो फिर वो उसका नुकसान हो रहा है। डिजिटल जो क्रांति हुई है, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, उपकरण, ये सब तेज़ी से खरीद रहे हैं और फिर कचरा भी फैला रहे हैं। तो ये कचरा जो ना एक मतलब सही जगह पर जानी चाहिए जहाँ प्रोसेसिंग इसकी हो सके। ओके, और ये जो अगर हम इस क्वेश्चन को मतलब इस टॉपिक को UPSC मेंस में अगर देखेंगे तो ये पेपर 3 जो है ना, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, इन सब से रिलेटेड, और इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में ई कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के प्रभुत्व के कारण आने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिमों का विश्लेषण कीजिए, साथ ही औपचारिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए संभावित नीतिगत सुझाव जो है ना वो दें। तो इस तरह की चीज़ें सवाल हो सकते हैं। तो उसमें उत्तर क्या देंगे कि भारत में ई कचरा जो उत्पादन है 2025 में लगभग 22 लाख टन अनुमानित है। अनौपचारिक क्षेत्र में 95% रिसाइकिल करने का काम होता है। मतलब कि इससे सामाजिक दृष्टि से, स्वास्थ्य दृष्टि से ये काफ़ी गंभीर मामला है। ओके, तो इस सब चीज़ों इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जल को, वायु को, मिट्टी को। ओके, और बहुत सारे जो मूल्यवान धातु हैं, सोना, तांबा, वो हम खो दे रहे हैं, उसको नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि अनौपचारिक सेक्टर में ही है। ओके, और इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है, करीब काफ़ी कुछ कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो रही है, और स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके लिए नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं। EPR जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पर जो ना वो बड़े पैमाने पर औपचारिक जो रिसाइकलिंग जो प्लांट हैं वो सब लगाए जा सकते हैं। डिजिटल ट्रैकिंग की जा सकती है कि फ़ोन या कोई भी इक्विपमेंट जो है ना उसको फेंका ना जाए। जागरूकता फैलाई जा सकती है। तो इस तरीके से ये संभावित नीतिगत उपाय आप सुझा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले फिर बता दूं, ऑल इन वन बिहार
बैच है ये आ चुका है शार्प लर्निंग ऐप पर, और एक ही बैच के जरिए आप दरोगा, एसआई, कांस्टेबल, इंटरस्थलीय, सीजीएल, बिहार सीजीएल कह रहा हूँ मैं, एडीओ, इसके अलावा स्टेनोग्राफर, सहायक परिचर, इन सब की तैयारी कर सकते हैं मात्र 600 रुपीज़ में, और फ्री में इसके साथ करंट फोर्स का बेसिक मेंबरशिप 1 साल तक का मिलेगा। ठीक है, तो जब तक इन सब एग्जामिनेशन नहीं होते हैं तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, क्लासेस चलेंगे लगातार, लाइव चलेंगे, और उसके 1 घंटे बाद ही वो रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, टेस्ट सीरीज बड़ी मात्रा में आपको दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो शार्प लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, व्हाट्सएप चैट के ज़रिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये समग्र बैच है, एक ही बैच, ऑल इन वन। लेकिन अगर आप अलग अलग तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसे ये एडीओ का यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का, तो इसका अलग से बैच भी ले सकते हैं। सुपर बिहार दरोगा एसआई बैच है, वो भी अलग से ले सकते हैं। बिहार कांस्टेबल, उसका भी ले सकते हैं। बिहार इंटर स्तरीय जो है एग्जामिनेशन यानी भर्ती, उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। बिहार का जो सीजीएल है उसका भी अलग से बैच है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक साथ तैयारी हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि स्टूडेंट जो है या आप लोग एक ही फॉर्म के बदौलत नहीं रहते हैं। अगर कई सारे फॉर्म निकले हैं और एलिजिबिलिटी है तो कई सारे फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए एक साथ समग्र तैयारी होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। तो इसलिए बैच जो है लॉन्च है, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो देखना। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 1 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है? संयुक्त सहयोग को अब पहले से अधिक अपनाएं। ठीक है, ये है इस बार की ये थीम रखी गई है। ओके, उद्देश्य ये कि कॉफ़ी उद्योग में जो किसान, उपभोक्ता संगठन ये सब हैं, तो सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर को। ओके, तो ये दिवस है ना, वो संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में घोषित किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, और निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को, जब आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी नाथुराम गोडसे ने इस निहत्थे व्यक्ति पर गोली मार दी थी। राजघाट पर इनका स्मारक है, और महात्मा गांधी देश ही नहीं दुनिया के लिए आइकॉन है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि भारत सरकार ने गांधीवादी दर्शन पर आधारित कितनी सरकारी पहलों को लॉन्च किया हुआ है। क्या क्या सरकारी पहल हैं? आपसे एग्जामिनेशन में सवाल हो सकते हैं या पूछे जा सकते हैं कि ये जो है वो किस महान नेता के दर्शन या उनकी बातों पर आधारित है, उनके विचारों पर आधारित। तो ये जैसे देखिए क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन है, तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 2014 में लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या है, सफाई जो है ना वो महात्मा गांधी उसको बहुत ध्यान रखते थे। अगला क्या है, स्वयं सहायता समूह। तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो है ना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसके तहत है ये। गांधीवादी दर्शन है, इसमें क्या, तो सहकारी अर्थशास्त्र और ज़मीनी स्तर पर सशक्तिकरण हो, इसके लिए है। ओके, तो और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये PIB नहीं है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपने रिपोर्ट्स में बताया है कि ये सब गांधीवादी दर्शन पर है। फिर एक स्वामित्व योजना। ओके, आप कह सकते हैं कि ये सब योजना गांधी जी के विचारों से कैसे मेल खाती है? तो PIB ने यानी सरकार ने इसके बारे में कहा है, ये स्वामित्व योजना है। तो ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 में लागू किया गया था। इसमें गांधीवादी दर्शन ये है कि ग्राम स्वावलंबन हो, पंचायती राज बेहतर ढंग से हो। तो ये इसके तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए गए थे। फिर अगला है खादी और ग्राम उद्योग, ये पहले से चला आ रहा है, KVIC के माध्यम से प्रचार हो रहा है। और गांधीवादी दर्शन इसमें ये है कि स्वदेशी और ग्राम आधारित उत्पादन होना चाहिए। अगला क्या है, PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, PM जुगा या दजगुआ। ठीक है, तो ये 2024 में अभी 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में इसका शुभारंभ किया है। इसमें क्या है, गांधी दर्शन
तो इसमें यह है कि राष्ट्रीय विकास के लिए जनजातीय जो समुदाय है उसकी भी उन्नति होनी चाहिए, तो ये है उसमें बताया गया है। ओके, अगला क्या है, मनरेगा, जो कि उसमें ये है कि सम्मानजनक कार्य, समावेशी ग्रामीण विकास, ये सब का अधिकार होना चाहिए, तो ये चीज़ें हैं। ओके, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री फोटोग्राफ देख रहे हैं, इनका भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इनकी भी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है? पशु बचाओ ग्रह बचाओ, सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट, ये है थीम इस बार की। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चर्चा कर लें कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना योगदानकर्ता देशों का शिखर सम्मेलन जो है ना वो भारत में आयोजित किया जा रहा है। कब? 14 से 16 अक्टूबर तक इंडियन आर्मी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। ओके, और इसमें 30 से अधिक देश जो है ना हिस्सा ले रहे हैं और स्वदेशी तकनीक, शांति मिशनों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो जब ये कार्यक्रम होगा उस समय भी मैं इस पर काफ़ी डिटेल में बताऊँगा। ओके, तो अब विराम देते हैं और कल संडे है, संडे को वीकली करंट अफेयर्स देखना मत भूलना। ओके, और तमाम एग्जामिनेशंस के लिए बैच है जो अवेलेबल हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, बाय।